सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मधोल में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी रैली। वजीर आला केसीआर ने रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। एमआईएम तेलंगाना में 9 असेंबली हलकों से लड़ेगी इंतखाबात। बैरिस्टर ओवैसी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। रेवंत रेड्डी ने सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में लिया हिस्सा। बीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। कासानी ज्ञानेश्वर पार्टी से मुस्तफी, बीआरएस में हुए शामिल। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी। आज से पर्चे नामजदगियों का अमल हुआ शुरू। खम्मम से टी नागेश्वर राव ने दाखिल की पर्चे नामजदगी। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने मधोल असेंबली में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी फिरक़ेवाराना नफरत को हवा देने की कोशिश कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत से कर्फ्यू का खात्मा किया गया है। ఇవాళ ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ నిల్చున్నది. మీరు క్వశ్చన్ అడగాలి, నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ మన నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రికి ఒక పిచ్చి పట్టుకున్నది. ఆయనకు అంత ప్రైవేటైజేషన్, విమానాలు ప్రైవేటు, ఓడరేవులు ప్రైవేటు, రైళ్లు ప్రైవేటు, లోకమంతా ప్రైవేటే. చివరి కరెంటు కూడా ప్రైవేటే. కరెంటు ప్రైవేట్ పెట్టి నాకు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిండు ఆయన. రైతుల బోర్ మోటార్ల కాడ నువ్వు మీటర్లు పెట్టాలి అన్నాడు. నేను చెప్పిన పానం పోయినా తల తెగిపడ్డా నేను పెట్టా అని చెప్పిన. మీకు సంవత్సరానికి 5,000 కోట్లు కట్ చేస్తాం మీ రాష్ట్రానికి వచ్చేదని చెప్పిండు. 25,000 కోట్ల నష్టం చేసిండు మనకు. ఇదే నరేంద్ర మోడీ. 25,000 కోట్లు మనకు రావాల్సింది రాకుండా మీరు మీటర్లు పెడతలేరు కాబట్టి మీకు 5,000 కోట్లకు వస్తా అంటే నువ్వు 5,000 కోట్లు కోసుకో, ఏమన్నా తెచ్చుకో, మేము మాత్రం పెట్టామని చెప్పినాం. ఎందుకు? తమాషా కోసం కాదు. ఇక్కడ ఈ రైతాంగం నిలబడాలి. వీళ్ళంతా ఆగమైపోయిన వాళ్ళు. నాకు తెలిసి నేను కూడా కాపోనే, నాకు కూడా వ్యవసాయం ఉంది. ఇంత ఎన్ని గంటలు ఉంటే పారుతుందో, ఏ విధంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. కాబట్టి రైతులు ఖచ్చితంగా బాగుపడాలి, పల్లెలు బాగుపడాలి, వ్యవసాయం బాగుండాలి అనే పద్ధతితో సిద్ధాంతం పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత ఒత్తిడి చేసినా మనం మీటర్లు పెట్టలే, భవిష్యత్తులో కూడా పెట్టము అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మరి అలా బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థి వస్తే మీరు అడగాలి, ఏమైనా మీ మోడీ గారు మీటర్లు పెట్టమన్నాడు కదా, మరి మీటర్లు పెట్టే వాళ్ళకి మేమెందుకు ఓటేయాలి, నువ్వు ఎట్లా అడుగుతున్నావు ముఖం పెట్టుకొని అని చెప్పి అడగాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అని చెప్పి सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। पहली फहरिस्त में चंद्रायन गुट्टा से मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, चार मीनार से मीर जुल्फिकार अली, मलकपेट से अहमद बलाला, नामपल्ली से माजिद हुसैन, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन, याकूतपुरा से जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया गया। जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर असेंबली हलकों से भी मुकाबला करेगी और कहा कि बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर असेंबली हलकों से मजलिसी उम्मीदवार के नामों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद की। काबिल गौर बात यह है कि इस बार मुमताज अहमद खान और सैयद अहमद पाशा कादरी को फिलहाल उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे।
कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो एमएलए बनेंगे, कामयाब होंगे। अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूँगा। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने TUWJ की जानिब से मुनक्किद किए गए सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में खिताब करते हुए BRS पार्टी और तेलंगाना के वजीर KTR पर तनकीद की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना अवाम के जज्बात को देखते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत को तश्कील दी है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि साबिक में वज़राए आला पर प्रजा दरबार के जरिए लोगों की मसाइल से वाकिफियत हासिल किया करते थे, लेकिन अब प्रजा दरबार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि अपोजिशन जमातों के कायदीन को सेक्रेटरीट में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। నేను కందిపప్పు మా కొడంగల్లో తాండూరులో పండే కందిపప్పు ప్రపంచానికి పేరు తెచ్చింది. చాలా ప్రోటీన్ ఫుడ్, చాలా మందికి ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేస్తుంది. సో నేను కందిపప్పు, నేను కొడంగల్ బిడ్డను, నేను కందిపప్పు నా ప్రాంతంలో పండే పంట, నా భూమిలో పండే పంట కందిపప్పు. నేను కందిపప్పు. పాపం KTR గన్నేరు పప్పు ఎవరు తిన్నా సస్తాడు. ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళందరికీ పెట్టేది ముద్దపప్పు, కందిపప్పు. సో ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మీరు కందిపప్పును, ముద్దపప్పును తీసుకోండి. మీరు బ్రతికుండాలంటే గన్నేరు పప్పు లాంటి KTRను ఇంటికి పంపించండి. तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। तेलुगुदेशम के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा देते हुए अपने हामियों के साथ BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला KCR ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। సంతోషం ఈరోజు జ్ఞానేశ్వర గారు వాస్తవంగా చాలా పాట పెట్టింది. మొన్న ఆయన అన్నదాన్ని నేను ఎప్పుడో రావాల్సి ఉన్నాను మీ దగ్గరికి, బాగా లేట్ అయిందని చెప్పాను. దాని ఉంటే ఈ బాధనే ఉండకపోవు. ఇలా కనీసం మనం కూడా దానికి టికెట్ ఇచ్చిండు. ఒక్కనే పెంచినాం బాగా. ఇవాళ కూడా కానీ బండ ప్రకాశం ఒక ఆయన మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చి అప్పుడు రాజ్యసభ వేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత MLC చేసుకొని కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ కూడా చేసుకున్నాను. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తా ఉన్నా, వృత్తిపరంగా చూసుకున్నప్పుడు దాదాపు మంచి లాభం మన సామాజిక వర్గానికి జరిగింది, అందులో డౌట్ లేదు. పిల్లలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రజలు. రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అవకాశాలు, సీట్లు కూడా ఇవ్వడానికి మనం పెద్ద తమాషా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఏంటంటే ఉండేటి 119 సీట్లు, లెక్కలు 119, కానీ 7 సీట్లు మనకి కావు, మనకు రావు. మీకు తెలుసు 112 లెక్క. సో ఈ సీట్ ఒక్కొక్క సీట్ కౌంట్ అవుతుంది రాజకీయంగా. పెట్టినమంటే గెలవాలి, ఇంకో పడి గెలవాలి. ఓడిపోవడానికి పెట్టి, తమాషాలు పెట్టి, సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చిన పేరుకు నేమ్ ప్లేట్ పెట్టి కానీ ఓడిపోయి పార్టీకి నష్టం జరిగి ఇబ్బంది జరుగుతుంది. అయితే ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గాన్ని చెప్పేది ఒకటే, ఎన్నికల తర్వాత ఒకసారి కూర్చుందాన్ని, చాలా డీటెయిల్ కూర్చున్నాము హైదరాబాద్లో, మన ఇంటికానే కూర్చున్నాము. కూర్చొని అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది వాస్తవం చెప్పాలంటే. బీసీలకు లోకల్ బాడీస్లో రిజర్వేషన్ పెట్టాం. అప్పుడు మేమే అందరం కలిసి అని పెట్టించాం. అప్పుడేమో రాలేదు. అది సపోజ్ పద్మశాలి వర్గం ఒకే ఒక వ్యక్తిని మనం సంగారెడ్డిలో ప్రభాకర్ అని పెడితే లాస్ట్ టైం బాగా కొట్లాడినేమో 2 వ్యక్తులు అనిపింది. మళ్ళీ ఈసారి కూడా ఎవ్వరు లేరు, మనిషి అసలు ఇబ్బంది పడితే బాగుండదని చెప్పి మళ్ళీ ఆయనకి సీడిచ్చారు. మరి చూడాలి వస్తుందా పోతుందా అంటే అట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి. కాబట్టి రాజకీయంగా డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో చాలా పదవులు ఉంటాయి. చాలా
तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के गेजेट नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही आज पर्चे नामजदगियों का अमल शुरू हो गया। 10 नवंबर तक रियासत भर के तमाम 119 असेंबली हलकों में पर्चे नामजदगियां वसूल की जाएंगी। तेलंगाना तश्कील के बाद तीसरी बार असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। 3 करोड़ 17 लाख राय दहिंदे 119 MLAs का इंतखाब करेंगे। अब तक BRS ने 117, कांग्रेस ने 100, बीजेपी ने 88 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके साथ ही पर्चे नामजदगियों को दाखिल करने का अमल भी शुरू हो चुका है। मलकाजगिरी असेंबली हलके के GHMC दफ्तर में पर्चे नामजदगियों के अदखाल के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस का वसी बंदोबस्त भी देखा गया। खम्मम असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार व साबिक वजीर T नागेश्वर राव ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर T नागेश्वर राव ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आशीर्वाद से वो खम्मम कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। T नागेश्वर राव ने मजीद कहा कि खम्मम की तरक्की कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद 6 गारंटीज पर अमल करेगी। ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావాల్సిన అవసరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల యొక్క ఆలోచనలకి వాళ్ళ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఖర్గే గారి నాయకత్వంలో, సోనియా గాంధీ గారి ఆశీస్సులతో నేను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఖమ్మం నియోజకవర్గానికి పార్టీ అధిష్టానం నన్ను ఆదేశించింది. ఆ ఆదేశానుసారం ఖమ్మం నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం, భవిష్యత్తు ఖమ్మం ఆధునిక ఖమ్మం నిర్మాణం కోసం, ఖమ్మం నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చే దాంట్లో, వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను కాపాడే దాంట్లో, వాళ్ళ గౌరవాన్ని ప్రతిష్టని ఇనుమడింపజేసే దాంట్లో तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर व साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे मोनिस अनवर से खुसूसी बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर पर बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों और SC तबके की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देगी। मुनसिफ टीवी में आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर IPS और स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना BSP RS प्रवीण कुमार साहब। तेलंगाना में इलेक्शन का दौर चल रहा है और किस तरह से तैयारियां हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं BSP की। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे मुनसिफ टीवी में। सवाल आपसे सीधा सा है कि अभी तक आपकी लगभग 63 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या लगता है कि ग्राउंड पे आपकी टीम उतनी मजबूत है कि आप कितने विधायक आपके जीत कर आ सकते हैं इस बार उम्मीद? एकदम मजबूत है। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुनसिफ टीवी ने बहुजन समाज पार्टी का सदर से बात करने का। हम बहुत मजबूत है कि लोगों का दिलों में है और हम बिल्कुल डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे। 63 कैंडिडेट्स की अब तक आपने लिस्ट जारी की है और भी कैंडिडेट्स के नाम आने वाले हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुत कम दिख रहे हैं, क्या वाकई रुझान मुस्लिम कैंडिडेट्स का आप लुभाने में वो रहे हैं? ऑफ कोर्स यस। हम पहले दूसरे लिस्ट में हम 2 इम्पोर्टेंट मुस्लिम स्कॉलर्स को लगाए। एक तो मौलाना शफी मसूदी, बहुत जानेमान मुस्लिम स्कॉलर है वो, और प्रोफेसर अनवर खान एक बड़ा मुस्लिम स्कॉलर है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम मिल्लत को। देखिए, हम ऐसा मामूली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक थिंकर्स का पार्टी है, सोचने वाले लोगों का पार्टी है, और वो लोग अपने मिल्लत को एक दूसरी दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। ये नहीं कि अंधेरे की तरफ लेके जाने वालों को हम नहीं चुनते। और मुस्लिम मिल्लत या क्रिश्चियन मिल्लत जो भी है, ये मिल्लत से एक पढ़े लिखे आदमी, न केवल पढ़े लिखे, एक ऊंची सोच के आदमियों को
हम लीडर बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रोफेसर अनवर खान और मौलाना शफी मसूदी को हमने ऐलान किया और आने वाले लिस्ट में और अच्छे लोग हो जाएंगे। बड़ा सवाल मुस्लिमों के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो 12% रिजर्वेशन का मुद्दा और उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने की बात करी, वो एक बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी को भी गलत तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि बेचा जा रहा है। क्या अगर आप सरकार में शामिल होते हैं या सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉमिस करते हैं मुसलमानों से कि आप जो है 12% रिजर्वेशन उनको दिलाएंगे या वक्फ बोर्ड को एटलीस्ट जुडिशल पावर दिलाएंगे? बराबर दे देंगे, बराबर देना चाहिए। मुस्लिम समाज धोखा हुआ है, मुस्लिम के समाज के साथ आज तेलंगाना में धोखा हुआ है। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर ठीक से इस्तेमाल करे तो हर साल में 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू ले सकते हैं। वो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू से पूरे जितने भी 10 या 12% मुस्लिम समाज है उसमें जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का देखभाल आराम से कर सकते हैं। वो अपना पैरों पे खड़ा करके वो अपने संपत्ति यानी कि दौलत अपने ही मतलब खुद पैदा कर सकते हैं। गरीब मुसलमानों का तालीम के बारे में पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते, सरकार से एक पैसा ना लेते हुए। गरीब मुसलमानों के घरों बना सकते। आज तो टीना शेड में बैठ रहे, टीना शेड में रोड के बगल में बहुत गरीब स्थिति में मुसलमान जी रहे। वो लोगों के बारे में ना एमआईएम सोच रही है, ना कांग्रेस सोच रही है, ना बीजेपी तो सोचता ही नहीं है, उसका खून में नहीं है मुस्लिम समाज का आरक्षण करने के लिए। और जुडिशियल पावर देने से क्या होता, ये वक्फ बोर्ड जितने भी अब अमीर लोग जितने भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज ले लिया, वो जुडिशियल पावर से पूरा रिकॉर्ड्स इसका आता और जजमेंट दे सकते हैं वहाँ का वही। आज हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, क्यों जाना? जब आपका प्रॉपर्टी के बारे में आपको जब जुडिशियल पावर्स है आप ही एडजुडिकेट कर सकते। तो और बाकी सारे कुछ कर सकते। हम ये वादा कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, ये हम सब ये कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे पीछे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। जैसे लगड़ापाड़ी राजगोपाल थे कांग्रेस के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, लैंको हिल्स वक्फ प्रॉपर्टीज में बनाया। क्या लैंको हिल्स से हर साल कम से कम 50,000 करोड़ ले सकते या 1,000 करोड़ ले सकते हैं। 1,000 करोड़ लेके कितना रेजिडेंशियल स्कूल्स बना सकते, कितना कॉलेजेस बना सकते, कितना लॉ कॉलेज बनाते हैं मुसलमान समाज के लिए, क्यों नहीं बन रहे? तो हम बराबर करेंगे। अव्वल नंबर तेलंगाना बनेंगे बहुजन समाज पार्टी का हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आरएस परवीन साहब थे, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन हैं और स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीएसपी तेलंगाना के। तो उनसे हमने बात की और उन्होंने जो अपनी बेबाकी से बात हमारे सामने रखी है। कैमरा पर्सन अली और शिवा के साथ मुंसिफ टीवी के लिए मोनी सनवर। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा कि वो तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी और इसके बजाय वो कांग्रेस की हिमायत करने का फैसला कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात में वोटों की तकसीम से बचने के लिए कांग्रेस को अपनी हिमायत दे रही है। शर्मिला ने कहा कि पार्टी ने रियासत के वसीतर मफाद के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया। కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదు కాబట్టే కాంగ్రెస్కు ఒక అవకాశం ఇవ్వడం సబబు అనిపిస్తుంది. నన్ను ఏం చేయమంటారు? మొండిగా తెగించి నిలబడమంటారా? పొంగులేటిని ఓడించమంటారా? నన్ను ఓడిపోమంటారా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి मेदक के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन के जरिए मुकर्रर करदा एक्सपेंडिचर ऑडिटर व खुसूसी ऑफिसर संजय कुमार का डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर व जिला कलेक्टर राज रशीद शाह एसपी रोहिणी प्रिया दर्शनी ने डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और दीगर भी मौजूद थे। याद रहे कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने संजय कुमार को मेदक के लिए एक्सपेंडिचर ऑडिटर व खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर किया है। विकाराबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी और एसपी कोटी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले भर में असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज से 10 तारीख तक पर्चे नामजदगी कबूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चे नामजदगी के साथ फॉर्म 26 हलफनामा भी हासिल किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि जिले भर में 9,49,365 वोटर्स हैं, जिनमें से 4,72,159 मर्द वोटर्स जबकि 4,77,167 खवातीन वोटर्स और 39 दीगर वोटर्स हैं।
जिले में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। కూడా జిల్లాలో ఉన్న 1133 పోలింగ్ స్టేషన్లను మనం వెబ్కాస్టింగ్ పెట్టేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. మొత్తం పడన్ని కూడా ఆర్ఓ ఆఫీసులు కావచ్చు, డిఈ ఆఫీసులు కావచ్చు, సి ఆఫీసులో ఇక్కడ నుంచే మనం చూడవచ్చు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో లైవ్ వెబ్కాస్టింగ్ చేసే విధంగా మొత్తం 1133 పిఎస్లో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. దానికి అదనంగా బయట కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే పోలింగ్ స్టేషన్ బయట కొన్ని ముఖ్యమైన ప్లేస్లు అన్నింటిలో కాకుండా ఎక్కడైతే ఓటర్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందో, ఎక్కడైతే ఒకటే లొకేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ పోలింగ్ స్టేషన్లో బయట సైడ్ కూడా మనం ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికని కొన్ని ప్లేస్లలో అంటే 1133 ఇన్సైడ్ అన్నింటిలో వేస్తున్నాం. అవుట్ సైడ్ కొన్ని ప్లేస్లలో जयशंकर भोपालापल्ली कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सत्यनारायण राव की जानिब से उनकी अहलिया ने एक सेट पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर आरटीओ रिटर्निंग ऑफिसर रमा देवी ने बात करते हुए कहा कि पर्चे नामजदगी के पहले दिन 2 पर्चे नामजदगी मौसूल हुए हैं। पर्चे नामजदगी की वसूली के लिए वसी तर इंतजामात किए गए। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में तांडूर असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बी मनोहर रेड्डी ने अपनी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। कांग्रेस की जानिब से तांडूर में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर बी मनोहर रेड्डी और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कांग्रेस की 6 गारंटी से आवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मनोहर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि बीआरएस पर तनकीद की और ये कहा कि गुज़िश्ता 9.5 सालों के दौरान बीआरएस ने आवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया। जबकि बी मनोहर रेड्डी ने कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद तरक्की कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। आदिलाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली 4 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है और इस टोली का एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 33 किलो गांजा, 1 कार, 3 मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान उनको गिरफ्तार किया है। टोली के अरकान रियासत उड़ीसा से गांजा खरीद कर आदिलाबाद में ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने का मनसूबा बना रहे थे। इन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में साउथ ईस्ट जोन संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद मोइनबाग में साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी बी राजू रोहित राजू की निगरानी में पुलिस कम्युनिटी और कार्डन सर्च मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात ना रखने वाले 81 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है और 45 मुकदमात भी दर्ज किए। मुकामी रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। इस मुहिम में संतोष नगर एसीपी मोहम्मद गौस, इंस्पेक्टर शिवा चंदर, डीआई जगन रेड्डी और दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। జోన్లో సంతోష్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో మోయిన్బాగ్లో కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వచ్చే ఎలక్షన్స్లో లైక్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ మనం ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి, అదేవిధంగా మన సొసైటీలో ఏవైతే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मधोल बीआरएस पार्टी की इंतखाबी रैली, वजीर आला केसीआर का खिताब, बीजेपी पर की तनकीद। एमआईएम तेलंगाना में 9 असेंबली हलकों से लड़ेगी इंतखाबात, बैरिस्टर ओवैसी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। रेवंत रेड्डी ने सहाफत से मुलाकात, प्रोग्राम में लिया हिस्सा, बीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को लगा एक और झटका, कासानी ज्ञानेश्वर पार्टी से मुस्तफी, बीआरएस में हुए शामिल। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी, आज से पर्चे नामजदगियों का अमल हुआ शुरू। खम्मम से टी नागेश्वर राव ने दाखिल की पर्चे नामजदगी। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।